हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आपने पहले पढ़ा था विद्युत धारा और धारा घनत्व। आज पढ़ेंगे चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव, यानी प्रवाह लिख सकते हैं इसको, प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रवाह, फ्लो ऑफ द, इसका मतलब है फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। बेटा इसको आप ध्यान से समझो। देखना यहाँ पे मैं एक चालक बना रहा हूं, ये एक तार है और इस तार को आप समझिएगा, इस तार को, ये तार है, ये नहीं थोड़ा बड़ा दिखा है, मोटा दिखा है, और वैसे है क्या, ये एक तार, चालक तार। अब इस चालक तार में इसके सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दो आप। इसकी थ्योरी है, ये चित्र तो केवल समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और परमाणु होंगे। अचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से ही निकले होते हैं, इसलिए परमाणु धनायन का कार्य करता है। जब परमाणु है और परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश, क्योंकि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश आ जाता है। उन्हें धनायन कहते हैं, परंतु ये धनायन स्थिर रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो गति कर सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं। जब हम बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, इस चालक को, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस चालक के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जगह पर, इस चालक की प्रत्येक जगह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चालक की प्रत्येक जगह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होती है। बताओ बेटा क्या उत्पन्न हो गया था, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की दिशा धन विभव वाले सिरे से ऋण विभव वाले सिरे की ओर होती है। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा। आयन स्थिर होते हैं, बल तो उन पर भी लगता है परंतु वो स्थिर होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वो स्थिर बने रहते हैं। और जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल नहीं होता और वो ये गति कर सकते हैं, इसलिए विद्युत बल के कारण वो ये गति कर जाते हैं। देखना इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बताओ बेटा ये कौन से विभव पर, धन विभव पर, ये ऋण विभव पर। अब इस पर विद्युत बल जो लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, इसमें विद्युत बल इस साइड में लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल है ना, इस साइड में कितना लगेगा, ई। आप जानते हैं F बराबर होता है QE, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल F बराबर माइनस ई। ये माइनस चिन्ह, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है इसलिए माइनस चिन्ह लगा रहे हो इस पर। ऐसे ही बेटा इस पर विद्युत बल कितना लगेगा, माइनस ई। इस पर विद्युत बल कितना लगेगा, माइनस ई। इस पर विद्युत बल कितना लगेगा, माइनस ई। ऐसे इस पर विद्युत बल माइनस ई, ऐसे इस पर विद्युत बल माइनस ई वेक्टर। इस तरह से इन पर विद्युत बल लगेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इस प्रकार इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम जानते हैं। अब आपको तो मैंने समझा दिया कि ये घटना होती है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे। इसकी सरल सी थ्योरी है और वो आप सिंपली तरह से लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आवेशित आयन होते हैं। धन आवेशित परमाणु आयन के रूप में होते हैं।
परमाणुओं के बीच आकर्षण बल का मान अधिकतम होता है, इसलिए वे अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। कौन बताओ? परमाणु। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, इसलिए यह मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में कहीं पर भी घूम सकते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है। जब उस चालक को बैटरी के सिरों के बीच जोड़कर चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देते हैं, अर्थात विभवांतर स्थापित करने से उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से उसके इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल लगता है। इस विद्युत बल की दिशा ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर होती है। ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर ऐसा क्यों होता है कि ऋण विभव वाले सिरे से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेश पर कौन सा बल लगाता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसलिए इसकी जो दिशा होगी, विद्युत बल की दिशा ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर होगी। उस बल का मान कितना होगा? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर -ई वेक्टर विद्युत बल लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। हमें पता है कि प्रति घन मीटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की घात 29 मानी जाती है। 10 की घात 29 कैलकुलेशन के आधार पर बताएंगे, आपको एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, तब इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि 10 की घात 29 आता है। इसका मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचे तांबे के टुकड़े में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 10 की घात 29 होती है। इसका ये संख्या बहुत बड़ी होती है। ये संख्या इतनी बड़ी होती है कि पूरा विश्व इस संख्या को, इन इलेक्ट्रॉनों को गिनने लगे तो कई साल लग जाएंगे। तो ये थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर गति करने लगते हैं? ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में यह माना जाता है, पर होता नहीं है। माना जाता है कि धनायनों की दिशा में विद्युत धारा बहती है, पर धनायन तो स्थिर होते हैं क्योंकि परमाणु हैं। परमाणुओं के मध्य तीव्र आकर्षण बल होता है। तीव्र आकर्षण बल होने के कारण वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। विद्युत बल का मान कम पड़ जाता है, आकर्षण बल का मान अधिक होने से वे अपने स्थान पर, यानी आयन अपने स्थान पर बने रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए इन पर विद्युत बल कार्य करने से ये ऋण विभव वाले सिरे से धन विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या बैटरी को जोड़ने से ही चलते हैं या अपने आप भी चलते हैं? तो इसका थर्मल इफेक्ट बताऊंगा इस पर। आवेश के प्रवाह पर, इलेक्ट्रॉन की गति पर थर्मल ऊष्मा का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये राजस्थान बोर्ड की किताब में तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऊष्मा का जो प्रभाव है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग वाले टॉपिक में दे रखा है, लेकिन मैं इसको अलग से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऊष्मा का प्रभाव देख रहे हैं हम। देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मान लीजिए ये एक चालक है और इस चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जगह जगह पर। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन है। धनायन जालकों के यानी लैटिस के एक नियत जगह पर स्थिर रहते हैं और इनके बीच की दूरी को लैटिस कहते हैं, लैटिस कांस्टेंट। इसे देखना, ये धनावेशित हैं सभी परमाणु, इन्हें धनायन कहते हैं। ये स्थिर बने रहते हैं, इनके बीच में तीव्र आकर्षण बल होता है। तीव्र आकर्षण बल होता है। अब बताओ बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। ये माना जाता है कि प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन फ्री देता है।
फ्री एक इलेक्ट्रॉन देता है प्रत्येक परमाणु, और वो उसके मान कितना होता है, 1 घन मीटर में 10⁻29 होते हैं। अब बताओ बेटा, ये जब हम इसमें बैटरी से, अभी बैटरी नहीं लगाई, केवल ऊष्मा के कारण इनकी अपनी ऊष्मीय एनर्जी होती है, इनकी अपनी क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो गति करता है, अब वो कैसे गति करता है आप समझ पाएंगे। यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाता है, यहां पे परमाणु यानी धन आयन है, और इस परमाणु के धन आयन से टकरा जाता है, इस परमाणु के धन आयन से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। टकराने के बाद इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। इस समय जब टकराएगा तो इसका वेग 0 हो जाएगा, जब इस परमाणु से टकराएगा यानी धनायन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाएगा। परंतु ऐसा थोड़ी है ताप शून्य हो गया हो, ताप तो अब भी है, यानी कमरे का ताप अब भी है, इसका मतलब है उसकी ऊर्जा अब भी है, इसके कारण वो फिर गति प्राप्त कर लेगा, यानी उसका वेग फिर बढ़ने लगेगा, और फिर वो दूसरे परमाणु से टकराएगा, और फिर इसकी दिशा बदल जाएगी और वेग शून्य हो जाएगा। वेग शून्य होने के बाद फिर ये चलने लग जाएगा। क्यों चलने लग जाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा तो लगातार मिल रही है, इसलिए ये फिर चलने लग जाता है। अब देखो यहां पे भी धन आयन मिला इसको, इस तरह से ये बार बार इधर उधर चलता रहता है, और जिस जगह से जाता है लगभग उसी जगह पर ये लौट कर आ जाता है, इसलिए इसका नेट ऊष्मीय वेग 0 माना जाता है। नेट ऊष्मीय वेग कितना हो गया इसका, जहां से चला था उसी स्थान पर आ गया, इसका मतलब नेट ऊष्मीय वेग कितना हो गया, 0। अब देखो बेटा, ऊष्मीय वेग को U1, U2, U3, U4 आदि से प्रदर्शित करें, एंड सो ऑन से प्रदर्शित करें, सो ऑन से प्रदर्शित करें, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा। औसत ऊष्मीय वेग देखो, जहां से गया वहीं आ गया, तो इसका मतलब औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा। औसत इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 होता है। औसत ऊष्मीय वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन UN/n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। बताओ बेटा, औसत ऊष्मीय वेग कितना हो गया, 0। एक बार फिर देखो, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आयनित परमाणु होते हैं। इन धन आयनित परमाणुओं को धन आयन कहते हैं। ये धन आयन स्थिर होते हैं, परंतु ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन बार बार धातु के परमाणुओं से यानी धन आयनों से टकराते हैं। दो लगातार टक्करों में लगे समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्रांत काल कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से सुनो फिर, बताओ बेटा, कोई भी चालक होता है उसमें क्या होते हैं, धन आवेशित परमाणु होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन धन आवेशित परमाणुओं को धन आयन कहते हैं। परमाणुओं के बीच तीव्र आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल के कारण वो बंधे होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल नहीं होता, परंतु ऊष्मा के कारण ये एक गति प्राप्त कर लेते हैं, वेग प्राप्त कर लेते हैं, और ये गति करने लगते हैं और धातु के धन आयनों से टकराते हैं। जब इन धन आयनों से टकराएंगे तो उनका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है, परंतु ऊष्मा के कारण फिर पुनः वेग प्राप्त कर लेते हैं और पुनः दूसरे परमाणु से टकराते हैं, धन आयन से टकराते हैं। इस प्रकार लगातार उनका वेग बदलता है, यानी 0 हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। दो लगातार टक्करों में लगे समय को विश्रांत काल कहते हैं, और दो लगातार टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ यानी फ्री पाथ कहते हैं, फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकराता है, और वो जिस स्थान से जाता है लगभग उसी स्थान पर
आ जाता है। इसका मतलब औसत ऊष्मीय वेग कितना हो गया, उसका 0 हो गया। सभी परमाणुओं के सभी टक्करों में लगे औसत समय को माध्य मुक्त विश्रांत काल कहते हैं, औसत विश्रांत काल कहते हैं। और सभी टक्करों में चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ लैम्डा बार कहते हैं, लैम्डा बार कहते हैं। इसे 10⁻⁻⁹ मीटर से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर। माध्य मुक्त पथ का मान जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। अब देखिए बेटा, ये टक्कर करते हैं, इस प्रकार औसत ऊष्मीय वेग कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपको ऊष्मीय वेग के बारे में बताया था, एक और बार आपको बता दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा के कारण गति करते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। परंतु धातु के परमाणु जो होते हैं वो धनायन होते हैं, इनके बीच तीव्र आकर्षण बल होता है। तीव्र आकर्षण बल के कारण ये अपने स्थान पर स्थिर बने होते हैं, यह ऊष्मा के कारण गति नहीं कर पाते। परंतु वैसे तो आपको यह भी बताया था कि यदि हम ज़्यादा ऊष्मा बढ़ाते आते हैं तो फिर उनमें कंपन होने लगते हैं, फिर और ज़्यादा हम ऊष्मा देते हैं तो वो अपने स्थान को छोड़ने लगते हैं, जिससे वो द्रव बन जाते हैं और अंत में और गर्म करते चले जाएं तो वो वाष्प भी बन जाते हैं। प्रत्येक मेटलिक जो पदार्थ होता है ज़्यादा गर्म करने पर द्रव बनेगा, फिर और ज़्यादा गर्म करने पर वो भाप बन जाएगा। जैसे सूर्य पर सभी धातुओं की वाष्प बनी हुई है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो पिघली हुई मात्रा में है। परंतु मैं कमरे के ताप की बात कर रहा हूँ या सामान्य ताप की बात कर रहा हूँ। सामान्य ताप पर धातु के परमाणु या धनायन स्थिर बने रहते हैं, परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धातु के परमाणुओं से टकराते हैं। दो लगातार टक्करों में लगे समय को विश्रांत काल कहते हैं। दो टक्करों में चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। अब सभी टक्करों में चली गई दूरी के औसत को औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये परमाणुओं से यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से बार बार टकराते हैं और टकराने पर उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। टक्कर के ठीक समय पर वेग 0 हो जाता है, परंतु उसे ऊष्मीय ऊर्जा लगातार मिलती रहती है, इसलिए पुनः चलने लगता है और पुनः दूसरे परमाणु से टक्कर करता है। इस प्रकार उसकी दिशा और वेग लगातार बदलते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से चलता है लगभग उसी स्थान पर पहुंच जाता है, इसलिए किसी भी दिशा में एक नेट वेग प्राप्त नहीं कर पाता। औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, किसी भी दिशा में एक नेट वेग प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु ऊष्मीय, पता है आपको ऊष्मीय वेग के कारण वेग कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत ज़्यादा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। 10⁵ बहुत बड़ा वेग है, मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10⁵ मीटर जाता है। अब देखो लगभग हो गया 100 किलोमीटर, लगभग कितना 100 किलोमीटर, एक सेकंड में 100 किलोमीटर इतना तेज चलता है। कौन? ऊष्मीय वेग के कारण। ऊष्मीय वेग के कारण कौन? इलेक्ट्रॉन। परंतु नेट वेग कितना हो गया? 0। जिस स्थान से चलता है वो उसी स्थान पर आ जाता है, तो इसका मतलब हो गया औसत ऊष्मीय वेग कितना हो गया? उसका 0। आपको घुमा घुमा के कई बार आपको समझाने का प्रयत्न करा है, हो सकता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद अपवाह वेग होता है। अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा इसमें बिल्कुल सिंपल सा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको देखते हैं। एक चालक तार है, एक चालक तार है और इस चालक तार को एक बैटरी के सिरों से जोड़ दो आप। ये पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन, परपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो ये परपथ आरेख वही है। ये एक
परिपथ है और इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब। जब किसी चालक तार को एक बैटरी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं, जब किसी चालक तार को एक बैटरी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं तो उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त एक अन्य वेग प्राप्त कर लेते हैं। ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेते हैं जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। उसमें वेग के अतिरिक्त यानी कौन सा वेग प्राप्त कर लेते हैं? एक नियत बहुत कम वेग प्राप्त कर लेते हैं जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। उस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। दोबारा सुनो एक बार फिर। जब किसी चालक को किसी बैटरी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल लगता है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल लगता है जिसका मान ई माइनस ई वेक्टर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक अल्प नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, एक अल्प नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं। इस अल्प नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन गति करते, माना कि ऐसे आपको डेरिवेशन बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़िएगा और दोहराइएगा। थैंक यू।